हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेकर के। नॉलेज बूस्टर हमारा आज शो करने वाला है वायुमंडल, जो कि हर एग्ज़ाम में आपका आप ग्रुप ए बी सी डी किसी भी लेवल की बात करें, हर एग्ज़ाम में आपका वायुमंडल से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ को अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसी तरीके से जो है कि मैं विदिन 30 मिनट कोशिश करूँगा कि आपको A to Z आप समझ लेंगे कि बिल्कुल पूरी तरह से हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बस बैठ जाइए, देखते जाइए। तो फर्स्टली वायुमंडल से आप बात करें कि वायुमंडल होता क्या है, एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर, ये एयर की लेयर है। सिंपल सा आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एयर की लेयर है। ठीक है, यानी कि एयर की लेयर है जो कि क्या है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। भिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। सिंपल भाषा में हम कहें तो ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सभी ग्रहों के आसपास लगभग आपको मोस्ट ऑफ ग्रहों के आसपास जो है कि गैसों का घेरा दिखाई देगा। जो पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें हम तो कहीं पर यह आपको लगभग जो है कि 10,000 किलोमीटर तक दिखाई देता है, और कहीं पर यह औसतन आपको देखने को मिलेगा 16,000 किलोमीटर के आसपास तक का ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके लगभग जो है कि ज़्यादा एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए तो औसतन जो है कि 16,000 किलोमीटर के आसपास जो है कि ज़्यादा एग्जैक्ट है। और वायुमंडल का हम बात करें कि लगभग 97% बात करें तो पूरा का पूरा जो है कि वो लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। उसके बाद बाकी का जो है कि 3% हम आगे बात कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा है। लगभग 29 किलोमीटर के आसपास तक ही पूरा मेन आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं एटमॉस्फेयर के, किस किस चीज़ से मिल करके एटमॉस्फेयर बना है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। अलग अलग जो आपकी लेयर है, लेयरों का क्रम पूछा जाता है, किस लेयर में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना होती है ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट इज वायुमंडल के कार्यों की बात करेंगे। हमने देखा वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस का एक लेयर है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से आपकी अर्थ का जो औसतन तापमान है वो मेंटेन रहता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, अगर पृथ्वी के आपके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जब डायरेक्ट सनरेज पृथ्वी पर आएगी तो वो क्या होगा, अचानक से पृथ्वी को जला देगी। तो पृथ्वी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और रात में पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा जो है कि आपका क्या होता है कि जैसे आपका सन के कॉन्टैक्ट में जितना हिस्सा आएगा वो गर्म रहेगा और जितना हिस्सा नहीं आएगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। आपको जो है कि ना ही अचानक से बहुत ठंडा होने देता है, ना ही अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है। तो वायुमंडल के कार्य क्या हैं, वायुमंडल में क्या है, ऐसी गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस अवेलेबल कराता है। वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है जिससे क्या होता है, आपके आवश्यक वर्षा होती है आपके यहाँ। और आगे क्या है, हरित गैस, जो आप हरित ग्रह गैसें जो हैं कि इनको क्या करता है, ये पृथ्वी पर जो है कि क्या करती हैं, ये जितनी भी हरित ग्रह गैसें हैं ये तापमान को मेंटेन करती है। हम इनको गलत बेकार ग्रह गैसें कहते हैं ना, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बेकार है। वो एक तरीके से ठीक है, वो मेंटेन कर रही है। ये इन हरित ग्रह गैसों का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ये क्या करती हैं कि एटमॉस्फेयर में आपके एक ब्लैंकेट का काम करती है, जो क्या करती है कि यहाँ से हीट को आने देती है और जो है कि अचानक से बाहर नहीं निकलने देती है, धीरे धीरे रिलीज़ करती है। लेकिन यह हानिकारक तब हो जाती है जब इनकी मात्रा आपके वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब यह हानिकारक हो जाती है। अदरवाइज़ ये फ़ायदेमंद है भैया। ठीक है, इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली आपका CO2 मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और जलवाष्प हो गया। ये आपकी मेन क्या मान जाती है, CFC। इसके अलावा एक CFC भी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी आपकी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कि आपकी मानी जाती हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बात आती है ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि जब पृथ्वी का जब औसतन तापमान बढ़ जाए तो अब हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, भूतापन हो गया या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की किस किस से मिलकर के एटमॉस्फेयर बना है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें तो क्या है, कुछ स्थायी तत्व हैं, कुछ अस्थायी तत्व हैं। स्थायी तत्वों का मतलब इनकी मात्रा जो है कि लगभग फिक्स है। अस्थायी तत्व है जो है कि इनकी मात्रा कुछ घटती बढ़ती रहती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो स्थायी तत्वों में हम बात करें तो 3 आपकी जो मेन गैसें हैं इनका स्थायी तत्व है, ज़्यादा दबदबा इन्हीं का है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये स्थायी तत्व हैं। लगभग 99% जो वायुमंडल का भाग है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। ये 2 गैसें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाती है। यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, प्रश्न बने तो नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर 0.3% ऑर्गन पाई जाती है। इसी तरह से फिर अस्थायी तत्वों में बात करें तो हमारा CO2 हो गया, या अन्य गैसों में आपका हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन है ना, क्रिप्टॉन, जीरोन, नियॉन, रेडॉन, ये क्या है, ये लगभग ये बाकी और आपकी जल वाष्प पाई जाती है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा क्या है, वायुमंडल में जो अलग अलग गैसेस हैं अगर हम इनकी 1 बाय 1 बात करें तो नाइट्रोजन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन क्या करती है, आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। सीधी सी बात हम ये मान लें कि ऑक्सीजन जो है कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत गैस है। आप क्या करें कि अगर ये नहीं होता ना, कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन अगर इतना नहीं होता तो ऑक्सीजन क्या करता, बहुत जल्दी हमारी पृथ्वी पर कहीं पर भी जैसे आप आग लगाते हैं ना, एक चिंगारी यहाँ पर छोड़ेंगे तो पड़ोस वाले के घर में आग लग जाएगी। इतनी भयंकर है आपकी ऑक्सीजन, इतनी सक्रिय है। लेकिन क्या करता है नाइट्रोजन, उसको जो है कि कंट्रोल में रखता है। इसीलिए नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है कि जो ज़्यादा खुराफाती गैस है इसको क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके, ऑक्सीजन को कंट्रोल में रख सके। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है और पेड़ पौधों के लिए क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण कैसे करती है आपको पता है, राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से करती है। इसको आप लोगों ने साइंस में टर्म पढ़ा ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि वायुमंडल से क्या हो जाए, नाइट्रोजन हटा दी जाए तो क्या होगा, पृथ्वी 2 से 3 मिनट में जलकर राख हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा ऑक्सीजन खतरनाक गैस है आपकी, इसको कंट्रोल करने का काम करती है कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल दाब का सबसे प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। और आप देखेंगे जो रंगमंच आपके कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आपने कभी कभी बादल बनते देखे होंगे। तो जो बादल बनते हैं, जो धुएं का निर्माण दिखाते हैं, वो सारे नाइट्रोजन के कारण दिखाई देते हैं। और नाइट्रोजन क्या है, एक जो है कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और इसको फूड प्रिजर्वायर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वायर के रूप में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये जनरल साइंस में भी आपके प्रश्न बन गए इससे। ठीक है, ये गैसेस से रिलेटेड जनरल साइंस में भी काम आ जाएंगे, ज्योग्राफी के साथ साथ। ऑर्गन की हम बात करेंगे तो फिर उस ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। 21% ऑक्सीजन है आपका, 20.95%, इसको हम पूरा ओवरऑल 21% बोल देते हैं। जीवनदायिनी गैस है, आपको पता है ना। और भोजन के लिए क्या है आपका, ऑक्सीकरण में सहायक है और साथ ही साथ आग जलाने में सहायक है। अगर आप क्या करें, कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा को हटा दें, जैसे आप क्या करते हैं, आप एक कैंडल जलाएंगे, कभी आपका प्रश्न आता था साइंस में, जनरल साइंस में, कि आप कैंडल जलाएंगे, इसके ऊपर अगर आप ग्लास रख देंगे तो कैंडल बुझ जाएगी। वो क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो आग को जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, वस्तुओं को सड़ने में सहायक होती है ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के लिए भी आपको ज़रूरी है क्या, ऑक्सीजन। ऑर्गन की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है ये। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस, आपसे कहेगी ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऑर्गन है। ठीक है, और सबसे 3rd नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो भी ऑर्गन है। ट्यूबलाइट या विद्युत बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली गैस है, CO2। ठीक है, CO2 इतनी ज़्यादा चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। जब आपका हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात करें तो जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो 0.28% थी। लेकिन फिर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, औद्योगिकीकरण बढ़ा, बड़ी सारी इंडस्ट्रियाँ लगी, बहुत ज़्यादा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते हुए 0.033% हो गई। और एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 0.04%
3% के आसपास क्या हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई है। लेकिन बुकों में जनरली आपको अभी भी क्या देखने को मिलेगा, 0.03% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी प्रकाश संश्लेषण में बड़ी सहायक गैस है। प्रकाश संश्लेषण का आपने फॉर्मूला जो है कि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, 6HO2 + 6CO2। ठीक है, इसको आप जो भी पढ़ेंगे इसको देख लेंगे। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो है कि आपकी ये क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित हो पाती है। C6H12O6 + 6O2, ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण का आपका फॉर्मूला बन जाता है। आप ध्यान देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में बड़ी सहायक है भैया, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। CO2 में कमी करने के लिए क्या हुआ, जापान में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कराया गया और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है CO2। हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे हल्की गैस मानी जाती है ये, और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस मानी जाती है ये, और भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है। तीनों के तीनों पॉइंट जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे हल्की गैस, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस। देखो, अगर आपसे कहे कि जो कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो वो तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, वो नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन आपसे कहे कि भाई ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे हल्की गैस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और भविष्य का ईंधन हम इसको कहते हैं। हीलियम की बात करें तो ये दूसरी सबसे हल्की गैस मानी जाती है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक हल्की गैस है ये, अक्रिय गैसों में ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ये। ठीक है, और हवाई जहाज़ के टायरों में और पर्यटक गुब्बारों में ये प्रयोग की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हवाई जहाज़ के टायरों में यूज़ की जाती है और पर्यटक गुब्बारों में यूज़ की जाती है। जनरल साइंस में आपका ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन जो है कि बायोगैस, गोबर गैस, या आपके जो है कि ग्रीन हाउस गैस, इसको हम बोलते हैं। और ये क्या है कि आपकी धान के खेतों की गैस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो है कि पशु जुगाली गैस भी हम इसको बोलते हैं। पशुओं की जुगाली, जब पशु जुगाली करता है ना, जब खाना खा लेता है, खा करके उसको पेट से बाहर बार बार निकालता रहता है, तो उस दौरान उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, अजीब सी बदबू आती है, बड़ी तेज़। फिर आप बात करेंगे ओजोन गैस की, तो ओजोन आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट गैस है। उत्तरी सर्वाधिक जो है कि आपकी कहाँ पर पाई जाती है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास ये पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। और आपसे पूछे कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो भैया 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि ये पाई जाती है। फिर इसका काम क्या है भाई, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं, इनको डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं आने देती है, इनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ओजोन के जो पार्टिकल्स हैं इनमें डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ओजोन छिद्र हो गया। ठीक है, ओजोन छिद्र का मतलब कोई थाली वाली नहीं लगी है ऊपर, कोई चादर नहीं लगी हुई है। ये क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हो चुके हैं, इनकी मात्रा कम हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं कि ओजोन छिद्र हो गया। तो ओजोन छिद्र का सबसे पहले जो पता लगाया था वो फॉरमैन तथा कह रहा है कि गार्डिनर ने 1985 में अंटार्कटिका में लगाया था सबसे पहले इसका पता। ठीक है, और ओजोन से संबंधित क्या है, ओजोन परत को बचाने के लिए हम 16 सितंबर को क्या करते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर समताप मंडल में जो ओजोन परत है, इसका काम हमने देख लिया क्या करती है, ये यूवी रेस को रोकती है। जैवमंडल की सुरक्षा वाली परत हम इसको बोलते हैं, इसको अलग नाम से दे देंगे, जैवमंडल की सुरक्षा की परत हम इसको बोलते हैं। देखिए CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इतना खतरनाक है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1000 अणुओं को तोड़ सकता है, ओजोन के 1000 अणुओं को तोड़ सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, बड़ा मज़ा आता है जैसे कैसे करके इसको ख़त्म करते हैं ना। आप देखेंगे कि मैंने भी जब देखा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से क्या है कि जो हमारी CFC है वो क्या करती है, ओजोन को ख़त्म कर रही है, किस तरीके से ओजोन परत कम होती चली जा रही है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, एक अणु और कहाँ 1000, ओजोन के 1000 अणु, इनको ख़त्म कर दे रही है अकेले। कैसे ख़त्म कर रही है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया। फिर जब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इस प्रोसेस को हम लिख देते हैं।
अपने फ्रेंड्स के साथ हम इसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि समताप मंडल में ये परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और समताप मंडल को हम रसायन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस चलता रहता है। O3 O क्या करता है, O3 जो है कि ये O2 में और O में बंटता है, या फिर जो है कि यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको तोड़ता है। तो इस तरीके से केमिकल प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रसायन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। और क्या है हमारा जो सबसे मज़ेदार चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो क्या है कि आपका जो CFC है ना, ये CFC क्या करता है, CFC पहले O3 के पास जाता है, और O3 के पास जाने के बाद में क्या करता है कि O3 को तोड़ देता है, O3 से क्रिया करता है और O3 को तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है? ये O3 को O2 में और O में तोड़ देता है। ये O2 में और O में टूट जाता है। जब ये O2 में और O में टूट जाता है तो यह O जो है ना आपका, ये सिंगल O, इन्फेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं। ये O2 तो पूरा ऑक्सीजन बन गया, फुल ऑक्सीजन O2 आपका है ना, और O आपका क्या कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है, इन्फेंट ऑक्सीजन कहलाता है। इससे क्या कर लेता है ये CFC, क्या कर लेता है ये CFC क्लोरीन और फ्लोरीन में टूट जाता है। तो इसका जो CFC जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन क्या कर लेता है, ये इन्फेंट ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ठीक है। और इससे क्रिया कर लेगा तो फिर क्या होगा, ये वापस से फिर क्या, ये तो इसके साथ क्रिया कर गया, अब ये O2 सिंगल बच गया। अब ये सिंगल O2 बच गया तो और ये आपका ओजोन बनने के लिए तो O3 चाहिए, एक O और चाहिए, जो एक O था तो ये तो क्या कर लिया, क्लोरीन ने ले लिया इससे। तो अब क्या बच गया कि ये वापस से O3 नहीं बन पाता है, वापस से ये O3 नहीं बन पाता है, ओजोन नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या हो रहा है, ओजोन धीरे 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 कम होती चली जा रही है। ठीक है। ये मैंने क्या कहा आपसे कि ये UV रेज़ को आने से रोकती है पृथ्वी पर। और UV रेज़ भी आपकी 3 तरह की होती है, ABC। ठीक है। जो A होती है ये आपकी हेल्पफुल होती है, फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए, ये विटामिन D हमको प्रोवाइड कराती है। जबकि UVB और C जो है कि हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है। तो मज़ा आया होगा आपको जान करके, इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसके बाद आपका क्रिप्टॉन है, ये अक्रिय गैस मानी जाती है। क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अक्रिय गैस मानी जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडान। रेडान सबसे भारी गैस मानी जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसों में सबसे भारी गैस है। इतनी भारी होती है कि भाई ऊपर पाने की जगह ये नीचे आपको मिट्टी में मिलेगी, वायुमंडल की जगह ये मृदा में पाई जाती है। ठीक है। और आंतरिक हलचल होने पर यह क्या होता है, उछल करके वायुमंडल में आ जाती है, यानी कि भूकंप का ये सिग्नल देती है। जब कहीं पर रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये माना जाता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। ठीक है। ये एक सिग्नल होता है भूकंप का। फिर अगला आ जाता है आपका जलवाष्प। तो वायुमंडल का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील जो है कि कारक है जलवाष्प। जब आपका मॉइस्चर बढ़ेगा, जब क्या होता है कि आपका कुल मिलाकर के इवेपोरेशन जिस हिसाब से होगा, जिस हिसाब से हीट बढ़ेगी उस हिसाब से इवेपोरेशन होता रहता है। हीट कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, हीट ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जहाँ पर जो है कि जलवाष्प यानी पानी की मात्रा होगी वहीं पर जलवाष्प ज़्यादा भी बनती है। तो ये क्या है, एक तरीके से कोई फिक्स नहीं है इसका, कहीं पर कम होती है कहीं पर ज़्यादा होती है, कभी एक ही जगह पर कम हो जाती है कभी ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक परिवर्तनशील जो है कि वो कारक माना जाता है वायुमंडल का। तो प्रश्न आपका नॉर्मली बन जाए तो आप बता देंगे। ठीक है। ये वायुमंडल में 1 से 4% तक पाई जाती है और सबसे अस्थिर कारक है, ये हमने देख लिया। ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ना, जितनी भी जो है क्या मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। अभी हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल में होती हैं, लेकिन क्षोभ मंडल में भी किसके कारण होती हैं। देखो 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है, तब आप कहेंगे क्षोभ मंडल में घटित होती है। एक प्रश्न बनेगा सभी मौसमी घटनाएं किस कारण से घटित होती है, तो सभी मौसमी घटनाएं जलवाष्प के कारण से घटित होती है। यदि आपके वायुमंडल से जलवाष्प को हटा दिया जाए तो मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं घटेगी, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी जलवाष्प। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, कैसे कैसे वायुमंडल बना हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। मुझे
उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका ये वीडियो देखने के बाद में किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी ऑल वनडे एग्ज़ाम में, इवन आप किसी मेंस भी लिखेंगे तो मेंस में भी आपको इससे बहुत ज़्यादा फैक्ट मिल जाएंगे और बाकी कहानी तो आप जोड़ के पूरा उसको बना ही देंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से एक अलग वीडियो बनता, लेकिन मैं चाह रहा था कि डबल जगह आपको ना भटकना पड़े, एक जगह मिल जाए। तो वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे तो वायुमंडल की संरचना में आप देखेंगे दो मंडल हैं। मेनली क्या है, दो मंडल है, एक सममंडल है, एक विषम मंडल है, यानी होमोस्फेयर है, दूसरा जो है कि हेट्रोस्फेयर है। तो जो आपका होमोस्फेयर है यानी कि सममंडल है, इसके अंदर 3 आपकी परतें पाई जाती हैं, और जो विषम मंडल है इसके अंदर आपकी क्या पाई जाती है इसके अंदर 2 परतें पाई जाती है, यानी कि टोटल आपकी 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है कि वो पाई जाती हैं। ठीक है, आपसे पूछे सममंडल कितने किलोमीटर तक है, तो भैया ये लगभग 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। विषम मंडल कितने तक पाया जाता है, 90 से जो है कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये जो है कि पाया जाता है। ठीक है, उससे ऊपर भी जो है कि हल्की फुल्की नाम मात्र, मैंने कहा था कि लगभग जो है कि वो 16,000 किलोमीटर तक के आसपास देखा जाता है, लेकिन मेनली क्या है 10,000 किलोमीटर तक ही देखा जाएगा आपका। तो अब एक एक की हम बात कर लेंगे, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, और जो है कि आपका आयन मंडल। आयन मंडल जो है कि आपका ताप मंडल के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, आयन मंडल से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ताप मंडल, ये ताप मंडल का हिस्सा होता है। आयन मंडल ताप मंडल का हिस्सा है ये। ठीक है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर हम इसको बोलते हैं, थर्मोस्फेयर के अंदर है आयनोस्फेयर। फिर आपका एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। ठीक हो गया, तो ये आपको एक बहुत ही बढ़िया मैंने सुंदर सा एक डायग्राम बना करके दे रखा है, इसे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं जूम करके फिर आपको एक एक करके चीज़ें हम इसमें ले करके चलेंगे। नीचे से ले लेते हैं हम पहले। ठीक है, नीचे आपका यदि हम इसको पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी के ऊपर आपकी जो ये लेयर है, ये आपका क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे बिजली का कड़कना हो गया, बारिश का होना हो गया, ठीक है, जो भी ये घटनाएं होती हैं ये सारी क्या होती हैं, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है, यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर घटित होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या है, सर्वाधिक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। यह आपका पोलर रीजन के आसपास बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होता है, और इक्वेटोरियल रीजन में जो है कि 18 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि हम ऊपर को बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऊपर को बढ़ने में तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर को चढ़ते हैं टेम्परेचर कैसा होता चला जाता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। और फिर एक हद के बाद क्या होता है, ये लेयर आपकी समाप्त हो जाती है और यहाँ से दूसरी लेयर शुरू होती है। जहाँ पे लेयर समाप्त होती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। कभी कभी आपसे क्रम पूछ लेता है ना, क्रम, अभी एनवीएस के एग्ज़ाम में भी इसका क्रम पूछा गया था आपकी इस लेयर्स का। लेयर में वो सीमा भी डाल दी थी उसने, बीच में सीमाओं से भी संबंधित पूछा था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एनवीएस में पूछा है तो केबीएस में भी पूछ सकता है। तो क्षोभ मंडल में आपका क्या हो जाएगा, क्षोभ सीमा आ जाएगी। क्षोभ सीमा पे फिर उसके बाद में एक नया मंडल शुरू होता है जिसको आप बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वायुयानों के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। यहाँ का वायुमंडल बड़ा ही शांत होता है, बादलों की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण से क्या होता है यहाँ पर ईजिली जो है कि वो वायुयान उड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं और वैसे जैसे ऊपर को बढ़ने पर यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर तापमान भी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में लगभग कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तापमान बढ़ करके। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें क्या देखा था हमने, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा था, तापमान डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो माइनस के बाद वो प्लस आते 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 क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है। और ये लेयर कहाँ तक पाई जाती है, अबाउट 50 किलोमीटर के आसपास तक ये लेयर पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सीमा भी समाप्त हो जाती है, एक हद के बाद में ये ख़त्म हो जाती है। और जहाँ पर ये, अच्छा यहाँ पर ही क्या है आपका, समताप मंडल में ही आपका क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल भी पाया जाता है आपका। ठीक है, कहाँ तक पाया जाता है, मैंने आपसे कहा था कि लगभग 15 से 35 किलोमीटर के आसपास आपका ओजोन मंडल पाया जाता है, यानी ये समताप मंडल के अंदर ही आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक छू, इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, समताप सीमा आ जाती है, समताप सीमा। ठीक है, समताप सीमा आ जाती है आपकी जब ये समाप्त होता है इसकी, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है,
फिर आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेटोपॉज के बाद में नया मंडल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल या फिर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या होता है, आपकी जो उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं, उल्कापिंड की घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं, ऊपर को बढ़ने पर तापमान आपका क्या होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। और डिक्रीज़ होकर कितना पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ये लेयर कितनी है, अबाउट 80 किलोमीटर के आसपास तक ये पाई जाती है और इसको हम वायुमंडल की सर्वाधिक ठंडी परत कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सीमा समाप्त होती है और जहाँ पर ये सीमा समाप्त होती है इसको हम बोलते हैं मीज़ोपॉज। इस सीमा को क्या कहते हैं हम, मीज़ोपॉज। मीज़ोपॉज के बाद में हम क्या देखेंगे कि फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर अगला मंडल शुरू हो जाता है जिसको आप थर्मोस्फेयर बोलते हैं या फिर हम इसको आइनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर में हम देखेंगे इसके अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं। आयन पाए जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण क्या होता है कि ये सूर्य के किरणों के प्रकाश में आने पर कभी कभी क्या होता है कि इनमें एक चमक सी उत्पन्न होती है और इस चमक को हम क्या कहते हैं, इस चमक को हम कहते हैं अरोरा की घटना। और अरोरा की घटना आपको दोनों मंडल में अलग अलग देखने को, अरोरा की घटना आपको अलग अलग उत्तरी ध्रुव से अलग और दक्षिणी ध्रुव से अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसमें आप देखेंगे और क्या है, इसमें रेडियो तरंगे पाई जाती है आपकी। ठीक है रेडियो तरंगे पाई जाती है और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें आपका क्या है कि रेडियो तरंगे तो पाई जाती हैं जिसके कारण से क्या हो जाता है, इसमें सभी जो संचार से, जैसे आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के आपका मोबाइल चल रहा है या जो भी आपकी जितनी भी चीज़ें जो हैं कि एक तरीके से कम्युनिकेशन में सहायक हैं, उन सभी चीज़ों में क्या है जो हेल्प करता है, ये रेडियो तरंगे हेल्प करती हैं। ये रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाती हैं, ये आयन मंडल में पाई जाती है। अरोरा की घटना कहाँ पाई जाती है, ये आयन मंडल में पाई जाती है। यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक आवेश पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और ये क्या होता है कि ये आपकी जैसे जैसे अब इस लेयर में आप ऊपर को बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर तापमान में भी आपको वृद्धि देखने को मिलती है और तापमान बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कितना हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है भाई। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सीमा भी एक समय के बाद समाप्त होती है। जहाँ पर ये समाप्त होती है इसको हम बोलते हैं आइनोपॉज या फिर हम इसको बोलते हैं आयन सीमा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं फिर एक नया मंडल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल या आयतन मंडल या फिर हम इसको बोलते हैं एग्जोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ विशेष नहीं पाया जाता, जितने भी आपके कृत्रिम उपग्रह हैं वो यहाँ पर सेट किए जाते हैं और जैसे जैसे हम इसमें ऊपर को बढ़ते हैं यहाँ पे भी आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग जो है कि वो 10,000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। 1000 से लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद भी आप देखेंगे तो इसके बाद तो लगभग जो है कि आपका एक और आता है मैग्नोस्फेयर। वो जनरली आपसे कहीं कम पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और बनाता रहूं तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।